नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में उन तमाम विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनके पास सब्जेक्ट कोड BHIC 131 और सब्जेक्ट कोड BHIC 132 है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि सर BHIC 131 की तैयारी कैसे की जाए। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को पहले एक इम्पोर्टेंस दें। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या फिर बहुत सारे बच्चे, उनका ये कहना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दो सर। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ख़ासतौर पर इग्नू से पढ़ रहे हैं तो हमें पहले इग्नू की किताबों की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, ये BHIC 131 है। अगर हमारे पास ये किताब है तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा पता क्या है? इसकी किताब की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें इतने अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं, इतने अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप इसे लाइन टू लाइन पढ़ोगे, हर लाइन में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो यहाँ से आपकी नॉलेज एकदम से बूस्ट हो जाएगी। तो इग्नू की किताबें सबसे ज़बरदस्त होती हैं जब किसी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप इस किताब को पढ़ते वक्त ये चीज़ ध्यान में मत रखो बस सिर्फ कि हमें 5 क्वेश्चन पेपर में करके आने हैं। इस किताब को पढ़ते वक्त ना आप ये चीज़ भी ध्यान में रखो कि हम जब किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं तो वहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ये बात मान के चलिए कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो या मिडाइवल पढ़ रहे हो या मॉडर्न है, जो भी है, उससे बाहर ना क्वेश्चन आने नहीं है इग्नू की किताब से बाहर। ये बात ध्यान रखना। तो जैसे इग्नू BHIC 131 है, जो इसमें प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक के बारे में बताया गया है। 18 चैप्टर हैं टोटल इस किताब में, ठीक है। बस बात यह है कि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। मैं खुद जब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो एक चैप्टर की वीडियो एक वीडियो में नहीं हो पाता है, उसके मुझे 2 से 3 पार्ट लेकर आने पड़ते हैं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि आपने इस वाले चैप्टर का आधा पार्ट ही अपलोड किया है। उन बच्चों का भी प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने दूसरे पार्ट में कवर अप कर रखी हैं, इसलिए मैं कुछ चैप्टर ऐसे छोड़ देता हूँ जिनका एक ही पार्ट में कवर करा देता हूँ। बहुत सारे चैप्टर इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि वो एग्जाम ओरिएंटेड या बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो अगर आप इस किताब में देखोगे, अगर आपको पूरी की पूरी किताब की सीरीज कंप्लीट करनी है तो कुछ आपका भी रेस्पॉन्स होने चाहिए। पहले चैप्टर पर जो व्यूज़ होते हैं वो अगले चैप्टर पर उतने व्यूज़ नहीं होते, इसलिए अगले चैप्टर की अपलोड नहीं कर पाता मैं वीडियो। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको टोटल यहाँ पर इस किताब में 18 चैप्टर दिखाई देंगे, माफ़ कीजिएगा 17 चैप्टर आपको दिखाई देंगे। जहाँ पहला चैप्टर होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि आपको प्राचीन भारत के बारे में जानना है तो आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी होंगी, इसके अलावा कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं जिससे आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पता चल रहा है। तो BHIC 131 जब आप पढ़ते हो, आगे इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है, पुरातत्व विज्ञान के बारे में बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता के इसमें 2 चैप्टर हैं। फिर वैदिक सभ्यता के बारे में, जनपद, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिकंदर के आक्रमण तक के बारे में बताया गया है। मौर्य प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, प्रशासनिक संगठन कैसा था, दक्षिण भारत में दक्कन की स्थिति क्या थी, तमिल भाषा और साहित्य का विकास कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में इस किताब में बताई जाएंगी। अब किताब को पढ़ते वक्त समस्या वही है कि चैप्टर इतने बड़े हैं, फैक्ट इतने सारे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हम याद कैसे रखें। तो इसके लिए आप क्या करो, एक चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक वाइज में बांट लो। जैसे प्राचीन भारत के एक साहित्यिक स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत है, तो सबसे पहले आप पुरातात्विक स्रोतों को अलग रख लो, साहित्यिक स्रोतों को अलग रख लो। तो जब तक आप इन चैप्टरों के छोटे छोटे टॉपिक में नहीं बांटोगे तब तक ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये तो देखो बिल्कुल पागल बनाने वाली बात है कि हाँ भाई ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाएगा, प्रीवियस ईयर कर लो, ये आ जाएगा। आ तो जाएंगे ही, बट आपको नॉलेज हो पाएगी? तो अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए किताब की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी BHIC 132 की बात करें तो जब आप BHIC 132 की बात करोगे, ये किताब उससे भी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको हिस्ट्री दिखेगी इंडिया की 300 CE से लेकर 1206 तक। ये किताब पढ़ने में ना थोड़ी सी आपको हार्ड पड़ेगी, लेकिन इस किताब को पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, सेम वही चीज़। इसमें जैसे गुप्त साम्राज्य का इतिहास बता रहा है आपको, तो पहले आप क्या करो, गुप्त साम्राज्य के इतिहास से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो कि जैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी, गुप्त साम्राज्य की मजबूती में समुद्रगुप्त का क्या रोल था, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। यानी कि पहले गुप्त साम्राज्य के आप सारे राजाओं की लिस्ट निकाल लो। उसके बाद ध्यान रखो कि फिर वो, क्योंकि इसमें ना चैप्टर में चीज़ें कुछ आगे कुछ पीछे ऐसे करके बता रखी हैं, तो इसलिए पढ़ते वक्त ना जो बिगनर बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 12th पास होकर जैसे हम BA फर्स्ट ईयर में आते हैं तो एकदम से हमें कोर्स अलग सा मिल जाता है। तो समस्या आपकी नहीं है, ये समस्या है ही कि जब एकदम से इतनी खिचड़ी पकी हुई चीज़ें मिलती है तो हम इन्हें कैसे पढ़ें। तो जैसे आप गुप्त साम्राज्य को पढ़ रहे हो तो इसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियो भी अपलोड करता हूँ, 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट की, कि हाँ भाई गुप्त साम्राज्य में ये राजा थे, ये ऐसे था, ये प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो वहाँ से आप पहले अपना बेसिक कंप्लीट करो। ठीक इसी प्रकार से आगे गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा है, फिर पुष्यभूति और हर्ष साम्राज्य के बारे में बता रहा है। तो जब भी किस चैप्टर में जिस चीज़ के बारे में बताए तो सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ें निकाल लो आप कि हाँ भाई ये चीज़ें इसमें हैं, ये राजाओं के नाम है, ये क्षेत्र से रिलेटेड नाम है, तभी आप इन चीज़ों को कर पाओगे।
अदरवाइज आप ये सोच रहे हैं कि एक कहानी की तरह आप पढ़ें, तो एक कहानी की तरह ये बुक्स खत्म नहीं होंगी। चैप्टर इतने सारे हैं, उसके अलावा इतने अच्छे टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो आप क्या करें, जब इन किताबों, अब आप कहेंगे कि इतना सारा करना होता तो हम इग्नू से क्यों पढ़ते हैं? तो भाई इतना सारा पढ़ना है इसलिए इग्नू ने दे रखा है ये सारी चीज़ें। अगर इतना सारा नहीं पढ़ना है तो फिर तो वही है 10 ईयर वगैरह कर लो, आप कुछ 5-7 क्वेश्चन कर लो, उसमें से 50-60 नंबर आ ही जाएंगे, पास हो ही जाएंगे। बट कायदा ये है कि अगर हमें BHIC 131 और BHIC 132 इन दोनों किताबों को, या इग्नू से हिस्ट्री की कोई भी किताब हो, अगर आपको हिस्ट्री की सही से तैयारी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक के जो टॉपिक हैं, चैप्टर के जो टॉपिक हैं, उन्हें पहले छोटे छोटे टॉपिक उसमें से ढूंढने पड़ेंगे, उन टॉपिक्स को अलग करना पड़ेगा और फिर उन्हें एक कड़ी में पिरोना पड़ेगा। तभी आप इग्नू की जितने BHIC कोड हैं उनकी तैयारी कर सकते हो, अन्यथा इग्नू के BHIC कोड की तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपको कुछ गाइड्स होंगी, उन्हीं से कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इसके एक एक टॉपिक क्लियर करवा सकूं। आशा है कि BHIC 131 और BHIC 132 को पढ़ते वक्त आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ना सिर्फ ये आपके इग्नू एग्जाम में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो मिलते हैं आपसे कोर्स कोड की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।